चलिए ध्यान दें। तो पिछली क्लास जो थी फंडामेंटल की, उसमें हमने हेडिंग डलवाई थी फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में कुछ चीज़ें हमने बता दी थी कि फोर्थ जनरेशन शुरुआत कब से हुई। तो फोर्थ जनरेशन की जो शुरुआत हुई थी ये वैसे 1976 से मानी जाती है। और अगर हम मेन आविष्कार की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में एक तो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक। और दूसरी चीज़ अगर हम फोर्थ जनरेशन की देखें तो फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स चलन में आए। पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर जो आज की डेट में हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी यूज़ करते हैं, टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सब आपके पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इंडिविजुअल यूज़ के लिए बनाया गया। इंडिविजुअल यूज़ यानी अगर व्यक्तिगत स्तर पे कोई कंप्यूटिंग वर्क करना चाहे वो भी प्राइवेट, तो इनका इस्तेमाल कर सकता है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी का मोबाइल टच करो तो तुरंत वो भड़क उठता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी का पर्सनल फ़ोन टच करने की? समझ लीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा, पर्सनल, ठीक। पर्सनल कंप्यूटर, अभी जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। केन बकर कॉरपोरेशन जो है उसके साइंटिस्ट ने बनाया था और इसका जो नाम रखा गया था वो केन बैक 1 रखा गया था। KENBA केन बैक 1। केन बैक 1 दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। वैसे इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करते हैं। समझने चीज़, माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करने के कारण इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये चीज़ हमने लिखवाई भी थी कि पहली पीढ़ी में जो थे ऐसे एनिया कैडबेक का इस्तेमाल हुआ और वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में आते थे। दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। ट्रांजिस्टर्स एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते थे, इनको आज भी यूज होते हैं। इनको जूलियस ईगर ने डिज़ाइन किया था। फिर इसके बाद IC का इस्तेमाल हुआ और चौथी पीढ़ी जो थी उसमें वेरी लार्ज IC और अल्ट्रा लार्ज IC का इस्तेमाल हुआ। अल्ट्रा लार्ज स्केल IC जो है वो 60 मिलियन से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कंपोनेंट आपके ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं या फिर कैपेसिटर्स हो सकते हैं। IC हमने आपको दिखाया भी था। फिर फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर चलन में है और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान दिया गया। तो डिटेल में तो अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाएंगे ही, ठीक, जब हम सॉफ्टवेयर्स पढ़ाएंगे। बाकी अगर हम इनकी लिस्ट देखें, लिस्ट ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS भी कहा जाता है। तो यहाँ जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम चलन में आए इसमें सबसे पहला था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको DOS बोला जाता है, ठीक। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम SYS, ठीक। ये जो आज भी चलन में है लेकिन ना के बराबर। फर्स्ट, ठीक, पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको दो संस्थाओं ने मिलकर बनाया। एक आपका IBM की अगर हम बात करें तो IBM को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी बुलाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की स्थापना 18 जून 1911, ठीक, न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। तो IBM की स्थापना 18 जून 1911 न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। एंड माइक्रोसॉफ्ट जिसके ओनर बिल गेट्स हैं। तो यहाँ पे जो DOS बनाया गया था इसको IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर बनाया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से CUI बेस्ड है। CUI बेस्ड मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इट्स टोटली
टोटली। सी यू आई, सी यू आई और जी यू आई के बारे में पूछा जाता है। सी यू वाई जो होते हैं, सी यू आई, इन्हें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ठीक, यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि यूजर स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन या कमांड कैसे देगा, कौन भी चीज़। तो कमांड आइकन या ग्राफिकल सिंबल के जरिए देगा या कैरेक्टर। तो विंडोज है, लाइनक्स है ना, अन्य है, एप्पल है, एप्पल का जैसे iOS वगैरह है। iOS एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन में पड़ा होता है। ठीक, इसीलिए उसे आईफोन बुलाया जाता है क्योंकि उसका जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम ही आई है। ठीक, तो यहाँ पे दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। CUI बेस्ड मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसमें हम इंस्ट्रक्शन कैरेक्टर सिग्नल्स के जरिए देते हैं, जैसे डॉस को आप आज भी खोल सकते हो। रन में चले जाओ और यहाँ पे चाहे CMD लिख दो और चाहे कमांड इंटर कर दो, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डॉस ओपन हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना हमारी बात। अब इसमें आपको कोई भी काम करना हो तो सारी इंस्ट्रक्शन आपको कैरेक्टर में ही देनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया वैसे। अगर देखा जाए तो विंडोज की तरह ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले जब कंप्यूटर ऑन होते थे तो उनमें सिर्फ डॉस होता था। जैसे आज हम डॉस को खोल सकते हैं, लेकिन तब हम डॉस को ही खोल सकते थे, कौन भी चीज़। तो डॉस में जो फोल्डर बनते हैं उन्हें डायरेक्टरी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो दो फोल्डर ऑलरेडी खुले हुए हैं, लोकल डिस्क C में यूजर्स के अंदर साइन फोल्डर ऑलरेडी खुला है। ठीक, अगर हम यहाँ पे कोई नया फोल्डर बनाना चाहें तो हम यहाँ पे नया फोल्डर भी बना सकते हैं, समझ गए ना। तो वो फोल्डर हमारा कहाँ पे बनेगा, यूजर्स फोल्डर के अंदर साइन नाम के फोल्डर। अगर हम डायरेक्ट C ड्राइव में बनाना चाहें तो हम डायरेक्ट C ड्राइव में भी बना सकते हैं। तो फोल्डर बैक करने के लिए या बंद करने के लिए CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और बैक करने के लिए हम बैकस्लैश लगा के इंटर कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि हमारे फोल्डर जो दो खुले थे उसने बंद कर दिया। अब हम कहीं भी अगर कोई फोल्डर या फाइल बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो फोल्डर यहाँ बने हैं उन्हीं में बना लें। जैसे न्यू फोल्डर बना, हम इसमें कोई फोल्डर बनाना चाहें या ये फोल्डर हम डॉस में खोलना चाहें तो इस एड्रेस को तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो, समझ गए। और डॉस में आके यहाँ पे लिख दो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, बैक नहीं करना है यहाँ पे हमें, पेस्ट कर दो वो एड्रेस, तो आप सीधे किस फोल्डर में यहाँ आ गए, न्यू फोल्डर। अब अगर यहाँ से तुम्हें कोई फोल्डर बनाना है तो यहाँ तुम लिख सकते हो MD मतलब मेक डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम, तो ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। आप न्यू फोल्डर में देखोगे तो मेक वो XYZ नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर आप इस फोल्डर में एंट्री करना चाहें तो यहाँ लिख दें चेंज डायरेक्टरी, लेकिन बैक नहीं जाना है, किस में जाना, XYZ। अब XYZ में एंट्री कर दें। अब अगर यहाँ पे आप कोई फोल्डर बनाते हैं तो फिर वो XYZ के अंदर बनेगा। डॉस में अगर कोई फाइल आपको बनानी होती है तो आप यहाँ पे कॉपी कॉन कमांड का यूज़ करते हैं और फाइल का नाम भी आपने दे दिया XYZ। अब इसके बाद इंटर कर दीजिए, जो मन करे लिखिए। जैसे हमने लिख दिया कि XYZ आर 3 कैरेक्टर्स, XYZ जो है ये 3 कैरेक्टर। सेव करने के लिए यहाँ पे F6 या Ctrl+Z दबाना रहता है, हमने F6 दबा दिया और इंटर दबा दिया। तो ये फाइल हमारी कहाँ पे सेव हो जाएगी, XYZ नाम के फोल्डर में। आप XYZ खोलो, इसमें देखो XYZ फाइल है, इसको आप किसी भी एप्लीकेशन पे ओपन कर लो, वहाँ पे वो चीज़ आपको लिखी नजर आएगी।
तो यहाँ पे हमें ग्राफिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है, सब आइकन बटन, जबकि डॉस में हमें कैरेक्टर इन्वायरमेंट मिलता है। यानी यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं वो भी कैरेक्टर में, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी कैरेक्टर में। हमें डेट देखना है तो हम यहाँ डेट लिख के इंटर कर सकते हैं। हमें टाइम देखना है, डेट आज है 2/9/2020, मंथ डेट ईयर नीचे फॉर्मेट लिखा। अगर गलत होती तो यहीं पे आप मंथ डेट ईयर इसी फॉर्मेट में लिख देते, सही डेट वो सेट कर देते हैं। ऐसे ही टाइम, हाँ टाइम देखना है तो आप टाइम लिख के इंटर कर दो 8:24। अगर सही है तो फिर इंटर कर दो, बाहर आ जाओगे। और कतई डॉस बंद करना है तो आप EXIT लिख के इंटर कर दो। लेकिन ये हमने जो डॉस खोला था ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से खोला था, क्योंकि आज आप डॉस खोल सकते हो लेकिन पहले आप डॉस भी खोल सकते थे। समझ गए ना हमारी बात? ये मेन अंतर है, समझ गए? तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे हम कैरेक्टर में कमांड दे सकते हैं। अब ये विंडोज GUI बेस्ड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो झुआ भरा आइकन है, आप डायरेक्ट किसी भी फाइल में यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो समझ आ रही है हमारी बात? तो इट्स टोटली कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये पूरी तरह से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। बाकी डॉस के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो बनाया गया था, ठीक, ये एप्पल वालों ने बनाया था, एप्पल मैकिन्टॉश। आप एप्पल का कोई लैपटॉप लेने जाओगे ना तो उसमें देखा होगा मैकबुक उसको बुलाते हैं, है ना, मैकबुक, क्योंकि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो मैकिन्टॉश यूज होता है। इसको 1984 में बनाया गया था और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। ये फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI बेस्ड, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारी बात समझ पा रहे हैं? GUI बेस्ड में ही अगला जो बनाया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ था। ठीक, विंडोज में दो तरह के बनाए गए, एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे आपके सर्वर्स। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आम कंप्यूटर की मतलब सिंगल यूजर के तौर पे की बजाय सर्वर कंप्यूटर पे रिस्पॉन्स करते हैं। सर्वर, सर्व मतलब वितरित करना और सर्वर मतलब वितरित करने वाला। ऐसे कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को डाटा वितरित करने का काम करते हैं, है ना। तो जब हम कोई ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम कई मशीनों को एक साथ मैनेज करके काम करना चाहें तो वहाँ पे हम सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइनक्स सर्वर का यूज़ करते हैं, कुछ हद तक लोग विंडोज़ सर्वर का भी यूज़ करते हैं। अब विंडोज़ में अगर हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, नहीं समझे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आप दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, सिंगल यूजर OS और दूसरा आप यहाँ पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई है। ठीक, इसमें सबसे पहला था विंडोज़ का 95, इसके बाद दूसरा इसमें था विंडोज़ का 98, ये जिस सन में बनाए गए थे। इसके बाद था विंडोज़ का XP, ये 2000 में बना, और XP सर्विस पैक 2 2002 में बना। ठीक, इसके बाद आया विस्टा, नाम सुने होंगे विस्टा। विस्टा जो था ये 2007 में बना। इसके बाद विंडोज़ 7 है, तो ये 7 लेकिन ये 2009 में बना। इसके बाद विंडोज़ 8 तो है, तो ये 8 लेकिन ये 2012 में बना। ठीक, डेट भी लिख दें कब रिलीज़ हुआ था, 24 अक्टूबर सन 2012। इसके बाद फिर विंडोज़ 10, ये है तो 10 लेकिन ये 30 जुलाई
2015 में बना। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला था विंडोज़ NT। इसके बाद दूसरा जो इसमें था विंडोज सर्वर 2000। इसके बाद तीसरा जो था विंडोज सर्वर 2003। अगला जो यहाँ पे बना विंडोज सर्वर 2008। लेटेस्ट जो है वो है विंडोज सर्वर 2030। ये आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस पे चलाए जाते हैं, सर्वर से। तो ये आपकी चौथी पीढ़ी रही। अब इसमें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिख गए हैं ये हम चौथी क्या पांचवी पीढ़ी तक लिख गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगर हम 5th जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो जो ये पांचवी पीढ़ी थी ये करंट जनरेशन मानी जाती है। मतलब इस समय जो जनरेशन करंट में है इसको हम किसमें शामिल करते हैं, पांचवी पीढ़ी में। तो इसमें आप लिख सकते हो करंट टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज 5th जनरेशन। इसको हम किस में शामिल करते हैं, पांचवी पीढ़ी में। एंड द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में जनरेशन सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सपोर्ट करते हैं। आजकल के कंप्यूटर जो है बहुत सारे निर्णय ठीक है अपने लेवल पे ले सकते हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए ठीक तो यहाँ पे इट प्रोवाइड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। यहाँ पे हमें कंप्यूटिंग का नया कॉन्सेप्ट मिला। एंड IoT, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। आज की डेट में हम भौतिक फिजिकल मीन्स डेली यूज डिवाइसेस विद इंटरनेट, इनको भी हम इंटरनेट के साथ जोड़ सकते हैं टू कंप्लीट रेगुलर टास्क, जिससे हम अपने डेली काम जो है निपटा सकें। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट होम्स, जैसे मार्क जुकरबर्ग का घर है। सुबह उठे अलार्म बंद किए, रूम टेम्परेचर बता देगा, बाहर का मौसम, पूरी वेदर रिपोर्ट बता देगा। उसके बाद गीजर अपने आप ऑन हो जाएगा, नहाए, बाथरूम से बाहर निकले, माइक्रोवेव ओवन ऑन हो जाएगा, टोस्ट ऑटोमेटिक गर्म हो जाएंगे। कमरे से बाहर गए, लाइटें बंद हो जाएंगी, घर के बाहर गए, पूरा घर लॉक हो जाएगा। बच्चा बाहर चला गया तो घर खुद ही बता देगा। ठीक, तो अपने यहाँ जैसे हम लोग घर बनवाते हैं, दिवाले बन जाए, छत पर जाए, प्लास्टर बाथरूम करवा देंगे, नहीं समझे। हम लोग जीवन यापन योग्य घर बनवाते हैं। इन लोगों के जो घर होते हैं वो घर भी पूरी तरह से कंप्यूटर होते हैं। समझ में चीज़
हमारे यहाँ घर लेबर मिस्त्री बनाते हैं, उनके यहाँ लेबर मिस्त्री, आर्किटेक्ट, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर, इतने लोग मिल के घर बनाते हैं, तब जाके वो घर बनता है। तो दरअसल वो घर में नहीं, वो भी कंप्यूटर में रहते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर सिस्टम बहुत आगे निकल चुका है। अब तो स्मार्ट डिवाइसेस भी आने लगी, स्मार्ट स्विचेस भी आने लगी, समझ में चीज़, छोटी छोटी चीज़ों की आप खुद प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या स्मार्ट स्विच मार्केट से ला के लगा सकते हो कि आप घर में रहो, लाइट जल जाए, बाहर जाओ लाइट बंद हो जाए, समझ में चीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में आ गई हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज की डेट में दुनिया जो है बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुकी है। तो 5वीं पीढ़ी जो है ये कंप्यूटर के चरम पे है, मतलब इस समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो चरम पे है। हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा चुकी हैं, और इन छोटी मोटी चीज़ों की प्रोग्रामिंग तुम खुद कर सकते हो। इसके लिए आपको एक आर्डिनो बोर्ड लाना पड़ता है, वो लेवल में ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक आर्डिनो बोर्ड लाना पड़ता है। ऐसा एक बोर्ड आता है, ये देख पा रहे हैं ना, ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से USB पोर्ट के जरिए, ताकि कंप्यूटर से आप प्रोग्राम लिख के इसमें अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सको। इधर ये सारे आपके डिजिटल पिन हैं और ये आपके एनालॉग पिन हैं। तो इसमें आप 2 चीज़ें ऐड करा सकते हो, जैसे एक आपने लाइट और एक आपने सेंसर ऐड करा दिए। सेंसर में कई प्रकार के सेंसर आते हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई। तो एक जैसे मान लो तुमने कोई भी सेंसर ऐड करा दिया और लाइट ऐड करा दी, जैसे ये होता है IDR सेंसर, PIR सेंसर, बहुत तरह के सेंसर होते हैं, ठीक है। तो ये आप सेंसर लगा दो PIR सेंसर, तो PIR सेंसर क्या करेगा कि मोशन को डिटेक्ट करता है। जैसे मान लो कोई चीज़ रूम में आएगी तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। तो अगर कोई चीज़ आएगी तो ये 2 सिग्नल भेजता है, 1 या 0, उसी पे प्रोग्राम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये PIR सेंसर जो है ये आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 5 पे लगाया गया, उसमें प्रोग्राम कर दिया गया कि इनपुट मोड पिन नंबर 5, तो उसमें ये कर दिया जाता है ना कि पिन नंबर जो 5 है पिन मोड इनपुट, और जिसपे बल्ब लगाया जाता है, जैसे लाइट तुमने लगाई है 6 पे, तो उसका पिन मोड आउटपुट कर दिया जाता है। अब जो इनपुट पिन मोड है अगर उस पर आने वाली वैल्यू 1 होती है तो वो आउटपुट पिन मोड को क्या कर दे, ऑन कर दे। तो जो ही आउटपुट पिन मोड ऑन होगा तुरंत आउटपुट चला जाएगा और सारी लाइटें जल जाएंगी, समझ गया ना हमारी बात। तो इस तरह से अलग अलग सेंसर लगाए जाते हैं। अब जो उपकरण आते हैं उनमें ये चीज़ें ऑलरेडी प्रोग्राम आती हैं और प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल होके आते हैं, या वो खुद ही इंस्टॉल कर करके तुम्हारे हिसाब से सब सेट करके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा आराम से है ना। बाथरूम में गए गीजर ऑन, निकले गीजर ऑफ, ये काम किया यार सुन सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई चीज़ हमारे दरवाजे से निकले और हमें पता चल जाए कि दरवाजे से कितनी दूरी से वो निकली, उसके लिए आप अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा सकते हो। अल्ट्रासाउंड वाला जो अल्ट्रासोनिक सेंसर आता है, आपने क्यारी बनाई है, तुम चाहते हो हम नहीं रहते हैं महीनों, ठीक, जब वो सूख जाए तो मोटर अपने आप चल जाए, तो आप वहाँ पे मॉइस्चर सेंसर लगा सकते हो। तो उस कोने में आप मॉइस्चर सेंसर गाड़ दो जाके, जिसमें पानी सबसे लास्ट में पहुँचे, जब पूरी क्यारी भर जाए ये उसी में गाड़ दो, इससे कनेक्शन कर दो आप अपने बोर्ड से, कितना भी लंबा तार लगा। जब वो सूख जाएगा तो उसकी वैल्यू ये सेंड करता है, वैल्यू 0 से लेके फिर 1000 तक। जैसे 500 के नीचे आप चाहते हो जाए तो मोटर चल जाए, उसमें सेट कर दो कि जब इनपुट वैल्यू <500 हो जाए तो वो क्या करे कि आउटपुट सिग्नल किसको दे दे, मोटर वाली पिन, मोटर ऑन हो जाएगा। अब ऐसा ना हो कि इसको मोटर के पास लगा दो, पानी गिरे गीला हो जाए, वैल्यू बढ़ा देगा, आगे पानी जाएगा नहीं। इसको ऐसे कोने में लगाओ जिसमें पानी सबसे लास्ट में पहुँचता हो, जब पूरी क्यारी भर जाए।
आप फैजाबाद में हो चाहे लंदन में, तैयारी आपकी भरी रहेगी। समझ लीजिए। तो आजकल अगर देखा जाए तो एक से एक एडवांस चीज़ें चलन में आ गई हैं। अब 5वीं पीढ़ी जो है बहुत एडवांस हो गई है, और इस डेट में जो भी हम फील करें शायद उससे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई थिंक इन प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर कैन टेक डिसीजंस according to input data and artificial इंटेलिजेंस से खुद भी वो निर्णय ले सकता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो यहाँ तक कंप्यूटर का विकास हो चुका है और अभी भी होना बंद हो। समझ लीजिए। फिर यहाँ पे एक चीज़ लिखने को आती है जैसे कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इतना पढ़ने लेने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि नहीं भाई कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। समझ लीजिए। इंसान से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं, लेकिन इंसान अपना खुद में चौपट है। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया 3 चीज़ों में बटी हुई है, नेचर, मशीन और ह्यूमंस। इसमें सबसे जो ब्रिलियंट चीज़ है वो ह्यूमन है। ह्यूमन क्यों ब्रिलियंट है? ह्यूमन लॉजिकल डिसीजन भी ले सकते हैं, मैथमेटिकल डिसीजन भी ले सकते हैं और सेंस से जुड़े डिसीजन भी ले सकते हैं। मशीन सिर्फ लॉजिक और मैथ से जुड़े डिसीजन ही ले सकती है। नेचर में सिर्फ सेंस होता है, इसमें लॉजिक और मैथ नामक कोई चीज़ नहीं होती। पेड़ पौधे बस पक्षी में बस सेंस। इनको इतना मालूम है जैसे घर में कुत्ता पाला, उसको इतनी चीज़ से मतलब है क्या खाना क्या नहीं खाना, किसे खाना किसे नहीं खाना। मशीनें जो हैं इनको 2 चीज़ों से मतलब है, लॉजिकल और मैथमेटिकल डिसीजन से। लेकिन ह्यूमन की बात करें तो लॉजिक, मैथ और सेंस सर्वगुण संपन्न। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सेंस अच्छी चीज़ भी है और सेंस बुरी चीज़ भी है। सेंस लाइक मन, ये ऑटोमेटिक डाटा एक्सेस पॉइंट होता है, फ्री का इंटरनेट जो हरदम कनेक्ट रहता है और दुनिया भर की खुराफातें डाउनलोड करता है। यहाँ बच्चों को समझाओ, जब बहुत सारी चीज़ समझा दो फिर कुछ पूछो तो कहते हैं आए, तो ये प्रॉब्लम सेंस की वजह से मन कहीं और लगा। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि आप जितना इनपुट करोगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो कंप्यूटर में ठीक है स्पीड भी अच्छी होती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होती है, कंप्यूटर में ठीक स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, ये तो हम अगली क्लास में बता देंगे, लेकिन फिलहाल होती है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। ठीक, कंप्यूटर में बहुमुखी प्रतिभा भी है। वैसे बहुमुखी प्रतिभा तो हम लोगों में भी कूट कूट के भरी है। समझ थे हम लोग क्लास पढ़ते पढ़ते नीचे हाथ करके मैसेज टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा हम लोगों में भी कूट कूट के भरी है। वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कंप्यूटर में। फ़िलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट हैं इन पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोग ये वाला पूरा उतार लें।